नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सामान्य हिंदी में हमने आपको 4 क्लास पढ़ाए थे। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो हमारे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाकर उन चारों क्लासों को देख सकते हैं। आज मैं हिंदी सब्जेक्ट में यानी सामान्य हिंदी में 5वां क्लास पढ़ाऊँगा। मैं आपको व्यंजन पढ़ा रहा था और व्यंजन में मैंने स्पर्श व्यंजन पढ़ाया था, मुझे याद है पिछले क्लास में, आप देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। तो स्पर्श व्यंजन के बाद हम आपसे 3-4 चीज़ों पर और बात करेंगे। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं देखिए। अंतस्थ व्यंजन पे बात करेंगे हम। स्पर्श व्यंजन हमने पढ़ा दिया था। अंतस्थ व्यंजन पर बात करेंगे, ऊष्म व्यंजन पर बात करेंगे, संयुक्त व्यंजन पर बात करेंगे, अल्प प्राण और महाप्राण पर बात करेंगे। जो लोग नहीं जानते हैं देखते रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये, तो ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें, एक मिनट साथियों, अजान हो रही है। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि पिछले क्लास में मैंने स्पर्श व्यंजन आपको बता दिया था, समझा भी दिया था, व्यंजन की शुरुआत कर दी थी। स्पर्श व्यंजन उसी क्रम में स्पर्श व्यंजन हमने बताया था। उसके बाद स्पर्श व्यंजन के बाद हम आपसे बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन पर बात करेंगे, ऊष्म व्यंजन पर बात करेंगे, संयुक्त व्यंजन पर बात करेंगे, अल्प प्राण और महाप्राण पर बात करेंगे। तो साथियों बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। अगर हम बात करें सबसे पहले अंतस्थ व्यंजन की, तो अंतस्थ व्यंजन की अगर हम बात करें तो इनका उच्चारण, अंतस्थ व्यंजन की बात हो रही है, इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठ के परस्पर स्पर्श से इनका उच्चारण होता है, लेकिन पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं हो पाते हैं। ये कहीं भी पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं हो पाते हैं। इनका उच्चारण देखिए, जैसे लिखा है, जीभ, तालु, दांत और ओठ के परस्पर सटने से इनका उच्चारण होता है, लेकिन ये कहीं भी पूर्ण रूप से सट नहीं पाते हैं। देखिए, अतः ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में जो है 4 वर्ण देखिए, या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, ये 4 याद रखिएगा। अंतस्थ व्यंजन कभी भी जब परीक्षा में पूछ लेगा आपको, तो यही 4 अक्षर आपको याद रखने हैं, या, रा, ला और वा, या, रा, ला और वा, या, रा, ला और वा, ये चारों अंतस्थ व्यंजन है। इसी क्रम में अगर हम कहें कि, एक बार फिर से इसकी परिभाषा देख लीजिए, जीभ, तालु, दांत और ओठ के परस्पर सटने से इनका उच्चारण होता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से कहीं भी सट नहीं पाते हैं, तो इनका उच्चारण होता है या, रा, ला, वा। ठीक है, तो इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आगे अगर हम बात करें ऊष्म व्यंजन की, ऊष्म व्यंजन की, अंतस्थ व्यंजन आप जान चुके, अब ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ये एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न जो ऊष्मा होती है, रगड़ या घर्षण से उत्पन्न जो ऊष्म होता है, ऊष्म वायु मतलब हॉट वायु, एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से जो एक ऊष्म वायु निकलती है, इनका उच्चारण उस वायु से होता है। देखिए कैसे, जैसे हमने कहा शा, इसमें रगड़ या घर्षण है, आप कह के देखिए, शा, ठीक, सा, हा, हा, सा, देख रहे हैं। तो हमने कहा कि एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से इनका उच्चारण होता है, और इसमें भी 4 अक्षर आते हैं। देख लीजिए इन चारों को आप, इन चारों को आपने देखा, इन चारों को भी देख लीजिए, बड़ा शा, सा, सा और हा, देख रहे हैं। तो जब भी आपसे ऊष्म व्यंजन पूछा जाए कहीं भी किसी भी पेपर में ऊष्म व्यंजन, तो शा, सा, सा, हा, छोटा सा, बड़ा सा, इसको जानते हैं आप लोग। इस सा से षटकोण होता है, आप सभी लोगों को पता होगा, और हा से हल। तो ये शा, सा, सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन है, और या, रा, लावा अंतस्थ व्यंजन है। कई बार पेपरों में आया है, अनगिनत बार आया है। ठीक, आगे अगर हम बात करें संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन मतलब 2 वर्णों को मिला करके जो व्यंजन बनता है उसको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, शा लिखा हुआ है, शा, तो अगर हम बात करें कि ये किन वर्णों से मिलकर के बना है, तो देखिए, का,
प्लस सा, इनसे मिलकर के क्या बना, शा। तरा, वहीं अगर हम बात करें तरा का, तो देखिए तरा किससे बना है, ता और रा, ता और रा। तो हम बात कर रहे थे संयुक्त व्यंजन की। तो हमने कहा कि दो वर्णों को मिला करके जो एक व्यंजन बनता है उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे हमने लिखा शा, तो इसमें देखिए क्या क्या मिला हुआ है। देखिए का और सा दोनों से मिल करके शा, इनका निर्माण हुआ, शा का। इसी तरह से त्र में देखिए ता और रा, इन दोनों को मिला करके, इन दोनों का मिला करके तब त्र का निर्माण हुआ। इसीलिए हमने इनको क्या कह दिया, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ज्ञा है और स्रा है। तो अब ज्ञा में इधर देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं ज्ञा में, और यहाँ पे देख लेंगे स्रा में। तो ज्ञा में देखिए जा और या, ठीक, जा और या मिल करके ज्ञा बना। इसी तरह से स्रा कैसे बना, स्रा बना शा और रा मिल करके। इसीलिए इसका नाम हमने दिया है संयुक्त व्यंजन। इसको संयुक्त व्यंजन कहा ही जाता है। जब कभी भी पेपर में आए, कभी भी आ जाए, किसी भी पेपर में आ जाए, तो आपको ये याद रखना है, ये ध्यान में रखना है कि क्षा, त्रा, ज्ञा और स्रा ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है साथियों, क्षा, त्रा, ज्ञा और स्रा संयुक्त व्यंजन है। तो अब आप संयुक्त व्यंजन, मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो हमने आपको अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन बताया। अब बचा है अल्प प्राण और महाप्राण। तो एक बार हम इन तीनों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि अंतस्थ व्यंजन, इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठ, इन चारों के स्पर्श से, इन चारों के संयुक्त रूप से स्पर्श से इनका उच्चारण, सटने से इनका उच्चारण होता है, लेकिन कहीं भी ये पूर्ण रूप से सट नहीं पाते हैं। इनमें चार वर्ण आते हैं। देखिए इन चार व्यंजनों को आप देखिए, या, रा, ला और वा। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा आप याद रखिएगा कि अंतस्थ व्यंजन जब भी सवाल में पूछा जाए, या, रा, ला, वा बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। फिर बात आती है ऊष्म व्यंजन की। तो ये एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न हुए ऊष्मा से इनका उच्चारण होता है। ठीक है, ये एक प्रकार की रगड़ या घर्षण की से उत्पन्न ऊष्मा से इनका उच्चारण होता है। जैसे शा, सा, सा और हा। तो आप ये याद रखिएगा कि ऊष्म व्यंजन की जब भी बात की जाए, या जब भी आपको सामने ऐसा क्वेश्चन आए, तो आप जान लीजिए कि शा, सा, सा, हा ये ऊष्म व्यंजन है। और ये कैसे व्यंजन है, यारा, लावा, ये अंतस्थ व्यंजन है। तो अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। हमने कहा कि दो वर्णों से या दो व्यंजनों के संयुक्त रूप से मिलने से जो एक नया व्यंजन तैयार होता है, उसको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन इसीलिए कहा जाता है, ये दो प्रकार के, मतलब दो अलग अलग व्यंजनों के संयुक्त होने से बनता है। जैसे क्षत्रिय वाला छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। हमने बताया भी कि इनमें क्या क्या संयुक्त रूप से मिला हुआ है। क्षा में का और सा, त्रा में ता और रा, ज्ञा में जा और या, स्रा में शा और रा। अजान हो रहा है साथियों। तो साथियों अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन ये तीनों आप समझ चुके हैं। इसलिए हम इस पोर्शन को अब मिटाना चाहते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे अल्प प्राण और महाप्राण पर। तो इन चीजों को आप जरा समझिए, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में बार बार कई बार पूछे जाते हैं ये, और पूछे भी गए हैं। तो अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको। देखिए अल्प प्राण और महाप्राण ये एक साथ आप समझ सकते हो। जैसे हमने कहा कि जब
जब, देखिए हम लिख रहे हैं, जब व्यंजन का उच्चारण, जब व्यंजन का उच्चारण करते समय जब व्यंजन का उच्चारण करते समय, तो हम कह रहे थे कि व्यंजन का उच्चारण करते समय, जब अभी हटा दीजिए, व्यंजन का उच्चारण करते समय मुख से निकली सांस की मात्रा के आधार पर, समझते रहिएगा, व्यंजन का उच्चारण करते समय मुख से निकली सांस की मात्रा के आधार पर इनका उच्चारण होता है। कैसे होता है, देखिए समझिए। मुख, व्यंजन का उच्चारण करते समय मुख से निकली सांस की मात्रा के आधार पर इनका उच्चारण होता है। सांस की मात्रा अगर अल्प में निकली, कम निकली, यदि अल्प सांस निकली, अल्प सांस की मात्रा निकली, यदि अल्प सांस की मात्रा है तो वहां अल्प सांस की मात्रा है, तो यदि अल्प सांस की मात्रा है तो क्या होगा साथियों, तो अल्प सांस की मात्रा अगर है तो अल्प प्राण कहा जाएगा, अल्प प्राण कहा जाएगा। यहीं पर यदि व्यंजन का उच्चारण करते समय मुख से निकली सांस की मात्रा अधिक है, यदि अधिक सांस की मात्रा है तो महाप्राण होगा। हमेशा, ऑलवेज के लिए आप ये याद रखिए कि अल्प प्राण के लिए पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है उसी को हम अल्प प्राण कहते हैं, और महाप्राण के लिए दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है उसको हम महाप्राण के रूप में जानते हैं। अब इसको हम समझाने का प्रयास यहां करेंगे, देखते रहिएगा। जैसे हमने लिखा का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ठीक, ता, था, दा, धा और ना। इतने में ही आप लोग समझिए साथियों, इतने में आप लोग समझ जाएंगे। हमने कहा कि सांस की मात्रा यदि अल्प है तो अल्प प्राण होगा, और अल्प प्राण के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया, पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहला, तीसरा और पांचवा, पहला ये हुआ ना, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि अल्प प्राण अगर कहा जाए कि कौन है, तो का है, खा है और अंगा है। इनमें अल्प वायु निकलती है। देखिए का, खा, अंगा। अगर हम वही खा कहें, का के बाद खा ज्यादा निकला, वायु ज्यादा निकली, तो हमने कहा कि अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा, तो का, खा, सॉरी खा नहीं, का, गा और अंगा। वहीं हमने कहा कि अधिक सांस, अगर मात्रा अधिक निकलती है सांस की, तो वहां पर महाप्राण होगा, और महाप्राण के लिए हमने एक फार्मूला आपको बताया, दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा यानी खा और घा, इनमें आप कह के देख लो कि का में ज्यादा वायु निकलती है या खा में। कह के देखो आप, गा में ज्यादा वायु निकलती है या घा में। जैसे हमने कहा का, थोड़ी अल्प वायु निकली, मतलब अल्प प्राण हो गया। पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण हमने बताया। हमने कहा खा, ज्यादा वायु निकली। हमने कहा घा, ज्यादा वायु निकली, तो ये महाप्राण हो गया। महाप्राण में हमने आपको बताया दूसरा और चौथा।
तो दूसरा और चौथा। इसी तरह से सब में हो जाएगा। चा, जा और या अल्प प्राण है, वहीं पर छा और झा महाप्राण है। टा, डा और अड़ा अल्प प्राण है, वहीं पर ठा और अढ़ा ठा और ढा महाप्राण है। ता, दा और ना अल्प प्राण है, तो वहीं पर था और धा महाप्राण है। तो आज साथियों आपने क्या समझा? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन आपने समझा, ऊष्म व्यंजन आपने समझा, और अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ये तीनों आपने समझा। फिर आपने समझा कि अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। ये पांचों जो टॉपिक हमने आपको बताया, घूम घूम के प्रश्न, बहुत झूम झूम के प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, और हिंदी के लगभग सभी प्रश्न पत्रों में यहाँ से प्रश्न रहता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है। मेरी आपसे ये निवेदन है साथियों कि इस पूरे क्लास को आप देखिए और नोट्स बनाए रखिए। फिर वहीं पर अगर हम बात करें, एक टॉपिक और छूट रहा है, घोष और अघोष। घोष और अघोष, उसको भी हम समझाने का प्रयास करते हैं। आसान है, नोट्स आप बनाते रहेगा, ये निवेदन है आपसे। तो हम बात करेंगे अब घोष और अघोष। ठीक, घोष और अघोष। तो ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा आज का। हम बात करेंगे घोष और अघोष पर। तो अब इस पर बात करने से पहले साथियों, तो देखिए साथियों, घोष और अघोष, अगर हम घोष की बात करें तो स्वर तंत्रियों का अधिक कंपन जब होगा तो वहां पे घोष होगा, और स्वर तंत्रियों का कंपन जहां पर नहीं होगा वहां अघोष होगा। एग्जाम्पल अभी हम दे रहे हैं आपको, देखिए जैसे लिखा हमने, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा और या, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, ता, था, दा, धा और ना। तो हमने क्या कहा है? हमने कहा है कि जहां पर स्वर तंत्रियों का अधिक कंपन होगा, तो आप का कह के देखिए, का, खा, और वहीं पर गा, घा, अंगा कह के देखिए, गा, घा, अंगा। तो स्वर तंत्रियों का कंपन यहाँ अधिक हो रहा है, यहाँ अधिक हो रहा है, यहाँ पे स्वर तंत्रियों का कंपन अधिक हो रहा है। तो हमने आपसे कहा कि जहाँ स्वर तंत्रियों का कंपन अधिक होगा वहां पर घोष होगा, इसी को घोष कहिए चाहे सघोष कहिए, और जहां पर स्वर तंत्रियों का कंपन नहीं होगा वहां पर अघोष होगा। तो अब क्या बचा इसके अलावा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब यहाँ पे यही फार्मूला है कि पहला और दूसरा हमेशा घोष या अघोष होता है, सॉरी घोष या सघोष होता है। तो का और खा, इसमें चा और छा, इसमें टा और ठा, इसमें ता और ठा, ये हमेशा घोष या सघोष रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें अघोष की, तो यहाँ स्वर तंत्रियों का कंपन नहीं होता है। इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा ये हमेशा क्या होता है? ये हमेशा अघोष होगा। तो तीसरा गा, चौथा घा, पांचवा अंगा। तो गा, घा और अंगा ये हमेशा क्या होगा? अघोष। और वहीं पर का और खा हमेशा जो है घोष या सघोष होगा। तो इसका फार्मूला है घोष का पहला, दूसरा और अघोष का तीसरा, चौथा और पांचवा। तो आज आपने बहुत अच्छे टॉपिक पढ़े हैं साथियों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, और मैं चाहता भी हूँ कि आप लोग नोट्स बनाएं और अच्छे से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, ताकि किसी भी परीक्षा में, कोई भी परीक्षा हो साथियों, आप हर परीक्षा में जो है अच्छा प्रदर्शन कर सकें। इसीलिए जो है मैं अपने हर उस साथी से कहना चाहता हूँ, हर छात्र से कहना चाहता हूँ, जितने भी मित्र हैं मेरे, भाई बहन हैं जो जुड़े हैं हमसे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ और बार बार कहता हूँ
कि आप लोग नोट्स जरूर बनाएं और तैयार करते रहें नोट्स। ये आप ही के लिए फ़ायदा है। जहां भी आपको कन्फ्यूज़न लगे या आपको कोई सलाह देनी है या मशवरा देनी है, आप प्लीज़ कमेंट करें। और जो नए लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे क्लास को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट और लाइक भी करें। तो इसी के साथ आज का क्लास घोष अघोष आपने जान लिया, घोष अघोष जान लिया, अल्प प्राण महाप्राण जान लिया, स्पर्श व्यंजन आप पिछली क्लास में जान चुके थे। उसके बाद ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ये तीनों व्यंजन आपने पढ़ा। उसके बाद अल्प प्राण महाप्राण पढ़ा और घोष और अघोष पढ़ा। तो इन सब चीज़ों को आप क्लास बार बार देखिएगा और ध्यान रहे कि इन सब का नोट्स बनाते रहिएगा। और ध्यान रहे ये सब कि 3 4 5 जो फार्मूला हमने बताया है, जो भी बताया है 3 4 5 या 1 2, ये सब आप बिल्कुल अपने ध्यान में रखिएगा, नोट्स बनाइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।